हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविराज गुरुकुल। आज हम 10th क्लास के केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ऐसे कंटेंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा, जैसा कि हेडिंग ही है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फिर अब कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, देन सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि पहले तो केमिकल रिएक्शंस हो गए, फिर उसके बाद उनको पेपर पर हम डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें, कैसे उसको इलस्ट्रेट करेंगे, पेपर पर कैसे बताएंगे कि कोई भी रिएक्शन हुआ है। तो पेपर पर कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन का, जैसे इधर लिखा हुआ है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक, पहले तो लिखना सीख जाएंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करना कि कितना कोई भी कंपाउंड यदि रिएक्ट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट उसका रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट होने के बाद वो कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है, उस चीज को बैलेंस करना कहते हैं। तो ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। थर्ड जो है मेन टॉपिक इसका, वो कोरोजन है, जंग लगना, जो कि लोहे की जो भी कोई चीज होती है उसमें कोरोजन, लोहा जंग लग जाता है, लोहे का कोई भी सामान हो तो। फिर फोर्थ जो देखेंगे वो रेंसिडिटी देख लेंगे। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट पहले जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट्स converted to one or more different substances the product। अब ये कॉमा के बाद द रिएक्टेंट लिखा हुआ है, देन अगेन यहाँ पर कॉमा के बाद द प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये कॉमा के बाद इसको क्यों लिखा गया है, तो जैसा कि ये लाइन बोल रहा है कि द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस, यदि मान लो जैसे कोई एलिमेंट या कंपाउंड ए लिए हुए हैं, वो रिएक्ट कर रहा है किसी से, मान लो बी से कर रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट कुछ ना, मान लो ए और बी के बीच में रिएक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा ही, मान लो वो प्रोडक्ट पी बना, तो ये जो दो ए और बी है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पी है जो रिएक्शन के बाद बना है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वही यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यही मतलब हुआ कि जब एक से अधिक सब्सटेंस मिक्सअप होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्टेंट हो गया। रिएक्ट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक, अब ये जो रिएक्शन होगा अब एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है सब्सटेंसेस आर आइदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट और कंपाउंड, अब ये चीज क्या है, ये 7th क्लास में हम पढ़ चुके होते हैं। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी 7th क्लास का अपलोड कर चुकी, जो कि उसका फर्स्ट चैप्टर था 7th क्लास में। उस यदि आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से विजिट करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड होते क्या हैं। अब सेकंड पॉइंट जो है, a chemical reaction rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substances as product। जैसा कि मैं यहाँ पर बताई कि ए और बी एक दूसरे से रिएक्ट करके, मान लो कोई एटम है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, जो भी है, वो एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है एज अ प्रोडक्ट। अब जो बन रहा है उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं। तो नया जो भी बन रहा है उसके मतलब जो रिएक्टेंट्स है उन अपने आप को क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन को ये सिंपल लैंग्वेज में मैं डिफाइन करूं तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा प्रोसेस, यदि कोई भी बॉन्ड टूट रहा होगा, अब कंपाउंड कैसे होते हैं, मान लो मैं कोई कंपाउंड लिखती हूं यहाँ पर, एग्जाम्पल लेकर यदि मैं समझाना चाहूँ तो जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन का कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल तो H होता है तो H2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि H जो है वो नेगेटिव फॉर्म होता है और वो इन्वायरमेंट में सिंगल
एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो लैब में जब भी यूज किया जाए तो वो H2 गैस ही होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाता है, वाटर फॉर्म होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O है। तो अब उसके बाद अब ये कैसे फॉर्म हुआ, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और अब हम इसे कैसे बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। एक और रिएक्शन होता है फिजिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कैसे इलस्ट्रेट करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन ही है, इसको फिजिकल रिएक्शन क्यों नहीं कह सकते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में चेंज करना, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, उसी को रिएक्शन यदि कहा जा रहा है तो इसको फिजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे वाटर है, मान लो लिक्विड स्टेट में है और यदि वो आइस बन गया तो वो भी तो चेंज हो रहा है एक तरह से। एक वाटर है लिक्विड स्टेट में, जैसा मैं बोल रही हूँ ये लिक्विड स्टेट है, फ्रिज में डालते हैं ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है, मीन्स आइस बन जाता है, तो ये भी तो चेंज हो रहा है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। ये सेकेंड वाला लिक्विड टू सॉलिड जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ये रिएक्शन जो वो फिजिकल रिएक्शन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और ये जो H2 है और O2 जब रिएक्ट कर रहा है इसके कॉम्बिनेशन से H2O बन रहा है, इसको हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अब H2 कैसा होता है, उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना है यदि, तो उनके बीच बॉन्डिंग ऐसी होगी कुछ, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा हो गया। उनके बीच एक वो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, वो बंधे हुए एक दूसरे से, तो एक हाइड्रोजन ये हो गया। अब ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड होगा एक दूसरे से, O और O, डबल बॉन्ड इनके बीच में होता है। तो ये क्या करता है, अब यहां से ये टूटता है। यहाँ पहले क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये पहले ब्रेक करता है, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करता है, उसके बाद जाकर ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है। जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 बॉन्ड ये बनाएगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि यदि कोई भी ऐसा रिएक्शन हो रहा है, यदि उसमें बॉन्ड टूट रहा है या फिर बॉन्ड बन रहा है या फिर दोनों हो रहा है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों ही हो, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। यदि बॉन्ड कहीं भी टूटा या जुड़ा तो ही उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। अब जैसा मैं बताई, ये लिक्विड जो पानी है, पानी से बर्फ का बनना, ये केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं टूटता है और ना ही कोई नया बॉन्ड बनता है। जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो जो मैं बनाई हूँ 7th क्लास वाला, उसमें भी बताई हूँ कि सॉलिड फॉर्म कब एग्जिस्ट करता है H2O का, जब एक अगेन दूसरा मॉलिक्यूल जो है H2O का, मान लो ये H2O का एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ना इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन, जैसे ये तो पता होगा ना कि हाइड्रोजन पर +1 आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो -2 में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन का जो है वो +1 है। यहाँ भी हाइड्रोजन है तो यहाँ भी इसका +1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है कि अब अपोजिट चार्जेस में इंट्रैक्शन तो होता ही है। एनिक बॉन्ड जो हम पढ़े हुए होते हैं, अपोजिट चार्ज जो है इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बस एक इंट्रैक्शन होता है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनता है। अब जो पानी है, जैसे फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बनने लगता है,
उसके जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं, एक क्रिस्टल के रूप में अरेंज हो जाते हैं, इंट्रैक्शन हो जाता है अपोजिट चार्जों के बीच, और फिर यहाँ पर भी ये ऑक्सीजन है, ये इस हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है। अगेन यदि फ्रिज से बाहर निकाले तो ये इनका जो इंटरेक्शन है वो टेम्परेचर मिलते ही इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, फिर पानी बन जाता है। तो ये जो है ये एक फिजिकल रिएक्शन है, ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ना यहाँ बॉन्ड बन रहा है ना बॉन्ड टूट रहा है। इतना समझ आ गया बात? अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। दूध को यदि गर्मी के दिन में ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर भी छोड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ टाइम बाद वो फट जाता है, यदि गर्म ना किया गया हो तो वो फट जाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एक सेकंड जो एग्जांपल है वो दिया हुआ, एन आयरन पैन ऑब्लिक नेल, या तो लोहे का तवा या फिर जो कील होती है लोहे की, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो लोहे का तवा भी ऐसे यदि छोड़ दिया जाए, या फिर कील जो होता है उसको देखेंगे तो उस पर जंग लग गया होता है। वो जंग लगना क्या हो जाता है, लोहा क्या है, लोहा का यदि आयरन जो है उसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है, Fe होता है, Fe होता है। अब ऑक्सीजन ऐसे खुले, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो ह्यूमिड मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ना, बस दिखते नहीं है हमें, वो होता है ह्यूमिड, ठीक है, उसको मॉइस्चर भी कहते हैं। तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा तो जंग लगने के लिए दो कंडीशन मतलब चाहिए ही चाहिए उसको, एक तो वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास होना चाहिए, सेकंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। इन दोनों में से यदि कोई भी एक नहीं होगा तो कोई भी लोहे का जो सामान होगा वो उस पर जंग नहीं लगेगा। तो Fe हो गया। अगर ये क्या करता है, ऑक्सीजन और प्लस H2, यहाँ भी एक रिएक्शन ही होते रहता है। तो एक एग्जांपल ये भी हो गया, जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है। थर्ड जो बोल रहा है फूड इज कुक्ड, अब भोजन जो पकाया जा रहा है उसमें पानी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, उसके बाद जो वो सब्जी वगैरह हो, या फिर ऐसा कहा जाता है ना कि चावल है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इन सब चीजों जो भी हम देखते हैं ना, सबका एक कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला है, कोई ना कोई केमिकल सिंबल है, हर चीज का है। अब आप एक स्टोन भी देते हैं, यदि आप रिंग पहन रहे हैं उसमें मोती कोई भी चीज है, या फिर सोना पहन रहे हो, हर चीज का है एक केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल सिंबल, हर चीज का है। तो वैसे यदि फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी एक अपना अलग फॉर्मूला होता है। तो जो भी ये चीजें होती है ना, और तो वो सब केमिकल रिएक्शन के अंडर में आती है। फोर्थ जो बोल रहा है, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अब जो हम खाना खाते हैं हमारे पेट में जाता है और वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब वो क्यों होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी ना हमेशा कोई ना कोई रिएक्शंस चलते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन आप सुने होंगे, पढ़े होंगे कि हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो हमेशा चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उथल फुथल होते रहता है हमारे पेट के अंदर। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, वो भी तो केमिकल रिएक्शन ही है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आगे, हाँ, अब 10th क्लास के बुक में मैं देखी कि 3 एक्टिविटीज दिए हुए थे, उन 3 में से एक पहला में जो है वो एक्टिविटी दिया हुआ है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। अब ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, अब यहाँ अपने यहाँ तो लेबोरेटरी स्कूल में लेबोरेटरी बनी हुई तो है, पर लैब कराते कहाँ है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का स्कूल होगा जो लैब कराते होंगे, पर मैक्सिमम तो नहीं कराते हैं। तो लैब के थ्रू तो यहाँ पर मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन थ्योरी से उसको समझाने की कोशिश करूंगी, और कुछ पिक्चर्स मैंने गूगल किए हुए हैं उनके थ्रू आपको इतना बता दूंगी कि आइडिया लग जाए कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये मैग्नीशियम रिबन है, एक क्वाइल के फॉर्म में आता है जो कि 25 ग्राम का होता है।
तो इसका एक छोटा सा पीस लेते हैं। ये जो सेकंड वाला पिक है इसको टोंग बोलते हैं, टोंग बोलते हैं, जीभ वाला नहीं, इसका नाम ही टोंग है। इससे इस रिबन के टुकड़े को पकड़ते हैं। इस टोंग का जो स्पेलिंग होता है वो TONG होता है, ठीक है। इस टोंग की हेल्प से इस रिबन का, मैग्नीशियम रिबन जो है उसके पीस को पकड़ते हैं। ये जो है ये बर्नसन बर्नर है, जो लेबोरेटरी में बर्नर यूज किया जाता है उसको बर्नसन बर्नर कहते हैं। इस पर जैसे ही इस रिबन को जलाएंगे तो डेजलिंग टाइप का, डेजलिंग आप क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज पटाखे आप जलाते हैं तो उसमें से वो स्टार स्टार टाइप का स्पार्कल निकलता है ना, तो स्पार्क के साथ ये जलता है और थोड़ा साउंड भी करता है। अब जलने के बाद ये इस तरह का एस में, SASH, गधा वाला एस नहीं, ठीक है, एस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ये एक रिबन था, अब यहाँ पर ये कैसे जला, एक तो आग है, ठीक है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम जो मेटल है उसका एटॉमिक सिंबल Mg हो गया, ठीक है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कोई भी चीज जलता कब है, जब ऑक्सीजन हो तो ही जलता है। अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर्ड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट अपना एक्टिविटी चेक कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट क्या होता है इसका देख लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी कह ले। ये होता है Pb, लेड का Pb होता है, उसके बाद नाइट्रेट का NO3 होता है। अब ये जो लेड है वो +2 में एग्जिस्ट कर, +2 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर नाइट्रेट और नाइट्रेट का -1 होता है, तो यहाँ 2 नाइट्रेट इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रहते हैं, ठीक है। ये हो गया लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट किससे कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का K होता है, आयोडाइड का I, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर रहा है, एक मिनट, इसको यहां से अच्छा इधर लिखूंगी तो समझ आएगा। ये जो लेड नाइट्रेट है ये वाला है, ठीक है। फर्स्ट पिक जो है वो लेड नाइट्रेट का है, सेकेंड वाला जो है वो पोटेशियम आयोडाइड का है, Ki। ये रिएक्ट करता है तो इधर यह फॉर्म हो रहा है, इसको ये रिएक्ट करके लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, या रिएक्शन होता है तो लेड आयोडाइड मीन्स, अब लेड का क्या हुआ जैसे बताइए Pb, और आयोडाइड का I2 हो जाएगा, आयोडीन I होता है उसका। और जैसे यहाँ पर Pb था तो 2 नाइट्रेट यहाँ लगा हुआ था, तो यहाँ 2 आयोडाइड लग जाएगा, और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब एक चीज यहाँ देखते हैं कि, और ये जो रिएक्शन है ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है इसको। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि, तो पहले वाला जो फ्लो चार्ट था उसमें मैं बताया कि इतने तरह के जो रिएक्शन है हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, तो फर्दर हम इसे डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। अभी के लिए इतना समझते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लेड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके लेड आयोडाइड बना रहा है। अब इसको कैसे करते हैं हम लेबोरेटरी में, कुछ अमाउंट पहले लेड नाइट्रेट ये जो है इसका ना, ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब में इसका थोड़ा अमाउंट ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। सेकेंड वाला जो ये पोटेशियम आयोडाइड है इसको भी दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ले लेंगे। अब ये तो पाउडर के फॉर्म में है तो हमें इसको पहले एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करने का सेंस ये हो गया कि इसमें पहले थोड़ा पानी मिलाएंगे,
दोनों कंप्लीटली इसमें मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि वाटर सॉल्युबल ये जो भी कंपाउंड है ये दोनों ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद अब किसी भी एक टेस्ट ट्यूब को सेकंड वाले में डालेंगे। अब किसी भी एक को सेकंड वाले में डाले या फिर फर्स्ट वाले को सेकंड में डालो या सेकंड वाले को फर्स्ट में डालो, बात एक ही होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। तो ये जैसे ही आप इसमें देखेंगे कि डाल रहे हैं तो ये कन्वर्ट होने लगता है ऐसा, येलो पीपीटी उसमें बनने लगता है। अब ये येलो पीपीटी क्या है, जो प्रोडक्ट बन रहा है इन दोनों से वही प्रोडक्ट है। अब लेड पीपीटी लेड पीपीटी बोल रही हूँ, और जो यहाँ पर प्रेसिपिटेट को पीपीटी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये येलो जो कलर का बना हुआ है वो लेड आयोडाइड होता है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर आप देखेंगे, एक मिनट, हाँ, ये अब एरो को मैं नीचे के डाउनवर्ड साइड में रिप्रेजेंट क्यों, ऐसा क्यों? जब पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसके एरो को हम डाउनवर्ड साइड में ही लिखते हैं, ठीक है। सेकंड जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है वो KNO3 बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट ये वाला है। अब ये जो है वो, अब आप बोलेंगे कि ये इसमें दिख कहाँ रहा है, नहीं दिखेगा, क्योंकि जो पोटेशियम नाइट्रेट है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन जो लेड आयोडाइड बना हुआ है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, जिसकी वजह से सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर पीपीटी जो है, पीपीटी क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म ही होता है। तो नेक्स्ट फर्दर हम क्या करते हैं इसको ना, कि फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद ये कुछ गोल्ड जैसा, सोने जैसा दिख रहा है ना, चमक रहा है सोने की तरह, तो ये जो है ये लेड आयोडाइड ही है, ओके। जब इसको फिल्टर करने के बाद ये मिल गया हमें। अब और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है वाटर के साथ वो मतलब फिल्टर आउट हो गया, वाटर के साथ वो बाहर निकल गया, तो हमें ये पोटेशियम आयोडाइड मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा जो थर्ड एक्टिविटी उसमें दिया हुआ था वो देखते हैं। हाँ, थर्ड जो एक्टिविटी है वो जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स का क्या होता है, जिंक के टुकड़े, जिंक जस्ता के तो बर्तन भी होते हैं, घर में सबके होते हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स जो है, जिंक के जो टुकड़े होते हैं, ये आप देखेंगे ये जो है ये जिंक के टुकड़े हैं। लेबोरेटरी के लिए ये इतने छोटे छोटे जिंक के टुकड़े आते हैं डब्बे में पैक करके, और ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसका पहले देख लेते हैं फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन इसका पहले देख लेते हैं। जिंक का क्या होता है, Zn होता है, पता है। उसके बाद जिंक जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो H2SO4 होता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे। मैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर और लिख लेते हैं, और OR, ठीक है। या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, HCl या फिर H2SO4। अब ये जो रिएक्ट करता है तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड वाला क्या था हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर ZnCl और साथ में H2 गैस बनता है, ठीक है। अब एक मिनट और, जस्ट मिनट, इसको इधर यदि करूं मैं, ZnCl 2 प्लस H2, यहाँ देखिए मैं एरो को अपवर्ड साइड में लिखी हूँ। अब अपवर्ड साइड में क्यों लिखी हूँ इसको, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, गैस कभी भी नीचे नहीं रहेगा। गैस जो है, यदि कोई भी गैस बन रहा है तो वो तो आकाश में ही जाना चाहेगा, ऊपर ही उड़ता जाएगा, इसलिए एरो को अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है पहले देख लेते हैं। जिंक का ये जो टुकड़ा है, जो ग्रेन्यूल्स है, इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है यहाँ पर। तो पहले टेस्ट ट्यूब में जिंक के जो टुकड़े हैं वो ले लेंगे, उसके बाद
उसके बाद पिपेट की हेल्प से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एक बात और, इस रिएक्ट यदि किसी के स्कूल में होगा भी लेबोरेटरी, तो वहां पर यदि करने का मूड आया तो एकदम ध्यान से बिना टीचर के प्रेजेंस में आप ये सब कुछ भी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी लैब में नहीं जाएंगे, पहली बात। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अदरवाइज इसका एक बूंद भी पड़ा आपके बॉडी पर फिर वो जल जाएगा। तो टीचर जब हो, टीचर बताए तो ही करना, अदरवाइज खुद से करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा आप लोग। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको पिपेट के हेल्प से निकालते हैं। उसके बाद बूंद बूंद करके या फिर ऐसे ही, पिपेट को बहुत पतला सा होता है, उसकी हेल्प से इस टेस्ट ट्यूब में हम HCl को डाल देते हैं। HCl को आप जैसे उसमें डालेंगे ना, वो बॉईल होने लगेगा। जैसे पानी गर्म होता है तो एकदम खौलने लगता है ना, उस तरह से वो बॉईल होने लगेगा। अब जब किचन में खाना बनाना पानी गर्म करते हैं तो बॉईल होता है, बॉईल करने के बाद क्या होता है, वो वेपर निकलता है ना उसमें से, तो वेपर तो हमें पता है कि वो H2O मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो गैस निकलेगा ना, बॉईल होगा तो गैस निकल रहा है, गैस निकलेगा तो आप देखेंगे कि एक बबल्स भी बनते हैं। जैसे पानी भी यदि बॉईल होता है तो बबल्स बनते हैं, वैसे ही इसमें भी बबल्स बनता है, लेकिन ये बबल्स जो है वो पानी नहीं होता है, क्योंकि पानी तो डाले नहीं है। डाला क्या हमने, एक तो जिंक डाले हैं, दूसरा HCl डाले हैं, वाटर का है, H2O तो लिखे नहीं हम कहीं। तो वो जो बबल्स होते हैं ना, वो H2 गैस होते हैं। अब H2 गैस है इसमें, ये हम कैसे समझे, यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब, इसका नाम जो है डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। ये जो ट्यूब है, अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे ना करके सिंपल वे में जैसा मैंने कर रखा है वैसे बताती हूँ। एक टेस्ट ट्यूब में ले लिए, उसमें जिंक के ये छोटे छोटे पीस डाल दी, उसके बाद पिपेट के हेल्प से इसमें HCl डाल दी। अब ये जो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर बॉईल होने लगता है, बॉईल होने जैसा मतलब दिखता है, तो उसमें से जो H2 गैस बाहर निकलता है, H2 गैस अब एक फ्लेमेबल गैस है। H2 गैस यदि कहीं है, यदि वहां पर माचिस जलाए आप या आग लगाने की कोशिश करें तो वो जल जाता है, और एक पॉप साउंड होता है। जैसे दिवाली के टाइम में एक लहसुन वाला आता है पटाखा, उसको जमीन पे जैसे पटकते हैं तो जैसा आवाज देता है ना, पॉप टाइप का, उस तरह से यहाँ पर भी आप जैसे ये टेस्ट ट्यूब का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, उसका माउथ होगा, वहां पर आप मोमबत्ती जलाकर ले जाए तो एक ब्लू फ्लेम जलेगा, ब्लू कलर का फ्लेम टाइप का आएगा, ठीक है, ये F है। ब्लू फ्लेम के साथ वो पॉप साउंड के साथ वो जल जाता है, तो इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। अब इतना सारा, एक बात और कि हम ये सब क्यों पढ़ते हैं, इतना सारा रिएक्शन वगैरह करके क्यों जानना चाहते हैं। वैसे इस चैप्टर में ऐसा कुछ बताना नहीं था, लेकिन मैं खुद से बता रही हूँ। अब यहाँ पर जैसे जिंक के साथ HCl ली हूँ, HCl की जगह पर मैं बताई कि H2SO4 भी ले सकते थे। अब H2SO4 यहाँ पर लिखती तो क्या होता, H2SO4 लिखती यहाँ पर तो चेंज क्या हो जाता है इसमें, बस चेंज बस इतना आता कि जहां क्लोराइड है वहां सल्फेट आ जाता, H2SO4, ठीक है। हाइड्रोजन तो अभी भी निकलेगा, हमें मतलब सिर्फ हाइड्रोजन गैस से था, हाइड्रोजन गैस अभी भी निकल रहा है, लेकिन जिंक के साथ पिछली बार क्लोरीन था, मीन्स हाँ जिंक क्लोराइड हो गया, क्लोरीन था, तो अब यहाँ पर जो है वो सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट। अब ये सेकंड वाला रिएक्शन बताने का मेरा पर्पस बस इतना था कि नेक्स्ट पेज पर मैं चलती हूँ, आपको बताती हूँ। ये जो जिंक सल्फेट है ना, वो टैबलेट के फॉर्म में भी मेडिकल शॉप पर मिलता है। अब ये मेडिकल शॉप पर ये कंपाउंड बन रहा है, तो वो मेडिकल शॉप पे क्या कर रहा है, यदि ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी में कई तरह के मेटल्स वगैरह की काफी जरूरत नीड होती है, जैसा मैं बताई कि काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, तो
वैसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो काफी नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। उन्हीं में से एक जो जिंक है, तो नए सेल्स, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में कई सेल्स मर डेड मतलब डेड भी होते हैं, फिर न्यू सेल्स बनते भी हैं। तो आप न्यू सेल्स जो बनता है उनको बनने में हेल्प जो करता है वो जिंक है। यदि जिंक की कमी होने लगी ना, डेफिशिएंसी होने लगी, कमी डेफिशिएंसी, तो यहाँ ऑलरेडी आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है कि योर बॉडी कांट प्रोड्यूस हेल्दी न्यू सेल्स। नए सेल का वो प्रोडक्शन वहां बॉडी में अच्छे से होगा नहीं। अब नहीं होगा तो इस पिक्चर को आप यदि देखना चाहें, मैं दिखा रही हूं कि इसके डेफिशिएंसी से आप देखिए, इस पिक्चर में आप देखिए और इस पिक्चर में देखिए, ये जो भी ये सब है ना, ये जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब जानते हैं कि जिंक की कमी होता है, एक तो वो फेस पर उस तरह का मतलब ये जो भी डिजीज है इस तरह का डिजीज होगा। फेस पर ही नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट पर ऐसा हो सकता है। यहाँ जो पिक लिए उसमें फेस पर दिखाया गया है, लेकिन बॉडी के किसी भी पार्ट में ये वाला डिजीज हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपका वेट डे बाय डे पता ही नहीं चलेगा क्यों कम होते जा रहा है, लेकिन कम होते जाएगा। ठीक है, अब और कुछ जानना चाहे तो वुंड्स दैट वोंट हील, यदि कोई जख्म लग गया आपके बॉडी पर, जख्म हो गया, वो हील ही नहीं होगा, मतलब वो भरेगा ही नहीं जल्दी, वो जख्म जो है वो ठीक ही नहीं होगा। बहुत, या तो होगा तो बहुत टाइम लेगा या फिर नहीं होगा। फिर लैक ऑफ अलर्टनेस, अलर्टनेस का मतलब तो समझ आ रहा हो कि एकदम चौकन्ना जो रहते हैं हमेशा। अभी आपके आप बैठे हुए हैं, यदि पीछे से कोई आके आपको धप करे, आप तुरंत पीछे मुड़ के देखेंगे क्या हो गया, अलर्ट हुए आप। अगर मान लीजिए कोई चीज आपको मारने के लिए आ रहा है या फिर कोई मारने आ रहा है आपको, आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। यदि कमी होगी जिंक की तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप, वो अलर्टनेस ही नहीं रहेगा आपके अंदर। ठीक है, वैसे ही डिक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, स्मेल भी कभी कभी आप कुछ लोगों को सुने होंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ऐसा नहीं कि सर्दी हो जाए तो आप बोलिए कि जिंक की कमी हो गई है, नहीं, सर्दी का अलग चीज है, सर्दी हो जाए तो वैसे भी समझ में आता। हाँ, और फीवर भी होता है तो टेस्ट समझ में नहीं आता है कि हर चीज अजीब सा फीका फीका तीखा तीखा लगता है, तो उस टाइम के लिए नहीं। लेकिन ये एक, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अच्छे से बता देंगे। तो वो जो जिंक सल्फेट है ना, वो एक टैबलेट के फॉर्म में, जिंक जो है वो हमारी बॉडी में बाय माउथ हम लेते हैं, टैबलेट मुंह से ही खाते हैं। ठीक है, और एक है जो हेयर लॉस, आजकल ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन हो चुका है, हेयर लॉस वगैरह का। तो इसी तरह का, तो जो भी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं तो उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, मोटिव होता है, इसी वजह से हम इसको पढ़ते हैं ताकि हम नेक्स्ट अपने जो डेली लाइफ में यूज कर सकें। अब मान लो जो NaCl है, नमक जो हमेशा हम खाते हैं, डेली खाना में लेते हैं, शुगर है, चीनी, उसको भी दूध पिए या फिर कोई भी चीज जो मीठा सामान बनाए तो हम उसको भी खाते हैं। अब उसको क्यों बनाया गया, जब तक अब NaCl का अगर मान लो नहीं बना होता, नमक का हमें पता ही नहीं चला होता, वैसे तो वो समुद्र से मिल जाता है, लेकिन मान लो नहीं पता होता ये कैसे क्या है तो फिर उससे फर्दर हम उसका यूज नहीं कर पाते, बस इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और इतने तक तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।